वजह से हुआ था। आधे से ज्यादा रात गुजर चुकी थी, उसका हाथ था मैं उसके पास मौजूद था, खामोश लबों और चेहरे पे बिखरी बेबसी, आंखें दर्द की शिद्दत चीख-चीख कर बता रही थी। वो शिद्दत से रोई थी, लेकिन क्यों? एक सवाल उभरा। उसने हाथ लगा के देखा, वो अभी भी बुखार से तप रही थी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्यों इतना दर्द देती हो? तुम्हें जब भी देखता हूँ उदास ही नजर आती हो। क्या तुम्हें मेरे हाल पे रहम नहीं आता? पता नहीं, हर बार तुम्हें खुद से दूर किया, लेकिन तुम हर बार मेरे सामने आ ही जाती हो। मैं ना चाहते हुए भी मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, वो इकरार कर रहा था। मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो? वो इससे गिला कर रहा था। वो बड़ी देर तक यूं ही बेवजह देखता रहा, उस चेहरे को यूं ही सारी उम्र देख सकता था। थोड़ी देर बाद हीरा आ गई। ये कौन है? पहला सवाल हीरा का यही था। बस ये समझ लो ये मेरी दुनिया है। एक नजर उसने उसके चेहरे को देखा। इसको यहाँ से छोड़ना मुनासिब नहीं है, इसके घर वाले फिक्रमंद होंगे। तुम इसके वॉलेट में देखो, कुछ होगा। इसके घर वालों को इत्तला कर दो प्लीज। उसने इल्तजा के वो मान गई। हीरा ने इस बात में सिर हिलाया। वो इसका वॉलेट लिए बाहर आ गई। वॉलेट में सिर्फ मोबाइल था। मुझे इस लड़की का नाम भी नहीं मालूम नहीं। फिर मैं क्या कहूंगी? सोचों को जहन के पर्दे से हटाकर उसने इसके घर कार मिला दी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। गहरी स्याह रात खामोश थी और वही सुनसान रात में वो वही सुनसान रात में बिखर सा गया। दर्द अलग था, लेकिन ये रात इन दोनों पे भारी थी। मरीजा को होश आ गया। सुबह नर्स ने इतला दी, आप उनसे मिल सकते हैं, लेकिन मरीजा भी गनूदगी की हालत में है। आप प्लीज ज्यादा बातों से परहेज कीजिए, नर्स कहकर चलेगी। हीरा, तुम देखो जरा, मुझमें हिम्मत नहीं है। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो दर्द जो अबिहा की जात के हर पहलू में पैबस्त हो चुका था। आंखें बंद किए भी वो मुसलसल आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसकी निगाह अपने पास खड़े इंसान के जूतों पे पड़ी। वो निगाह उठाना नहीं चाहती थी। उसकी आंखें सब कह देती थी। वो अपने दर्द का हमराज किसी को नहीं बताना चाहती थी। मुझे जाना है, उसकी बेजान आवाज आई। देखिए, आप ऐसे बीमार हालत में नहीं जा सकती। जवाब उसकी जवाब हीरा ने दिया था। आप मुझे बताएं, आपने कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। उसकी बेताबी बढ़ रही थी। मेरे बाबा, मुझे बाबा के पास जाना है। नम आवाज लड़खड़ा रही थी। वो दरवाजे में खड़ा उसे सुन रहा था और दिल जैसे किसी समंदर में डूब चुका था। आप एड्रेस बताएं, मैं छोड़ देती हूँ। लेजा फिक्रमंद था। जहाँ वो है वहां मैं कैसे जाऊँ? मुझे कोई वहां नहीं ले जा सकता। आंसू शिद्दत से बहने लगे। उसके लिए वहां मजीद रुकना मुश्किल था। वो चला आया। हीरा उसके पास बैठ गई। क्या हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं? लेजा हमदर्दी लिए था। उसने कंखियों से इर्द का जायजा लिया और सामने लगे बल्ब को देखने लगी। मैं क्या बताऊं, बताने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। आपके घर कॉल कर दिया, आपकी वादा कुछ देर तक आ जाती हैं। अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ उसी की जात पे ही तो भरोसा है मुझे। मतलब ये उसने दिल में सोचा। लम्हा भर के लिए वहां उसके लिए दिल को कुछ हुआ। इसकी आंखों में देखना चाहता था, इसके अंदर मौजूद हर दर्द को अपने अंदर समेट ले। काश में उसके आंसू पूछ सकता। शफाफ चेहरे पर बिखरे आंसू का तस्वर जहन में उभरा। रात लौटने पे नसीम बेगम और मानूर अपने अपने कमरे में चले गई। सुबह फजर की नमाज अदा करके उठी। बिहा का ख्याल आया। वो बिहा के कमरे की तरफ बड़ी के हाल में पड़ा। फोन बजा। इतनी सुबह किसकी कॉल होगी? वो खुद से बड़बड़ा रही थी। आंटी, आपकी बेटी सिटी हॉस्पिटल में है, आप प्लीज जल्दी आ जाए। उसने कॉल काट दी। नसीम बेगम बुखलाई बगैर सोचे समझे बिहा के रूम की तरफ भागी। वो वहां नहीं थी, मतलब वो हॉस्पिटल थी। देखा, अपनी मम्मा को तो बता के आना चाहिए था ना, कि जब बताना चाहिए था कुछ। बहरहाल ये नावल है, देखते आगे क्या होता है। इससे क्या हुआ? बिहा मेरी बच्ची। नसीम बेगम बहुत साबर थी, लेकिन यहाँ बात उनकी बेटी की थी। मेरी बच्ची, उनसे क्या हुआ? याला उसकी फातिमा और वो माहनूर के लिए हॉस्पिटल चली गई। सुबह का सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा था। नीला बेगम ने कमरे के पर्दे पीछे किए। खिड़कियों से छिनकर आती रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। मम्मा, थोड़ी देर और सोने दे ना प्लीज। बामुश्किल आंखें खोलते उसने कहा। इताब 12 बज रहे हैं, जल्दी उठ जाओ। अब वो हुक्म देकर चलेगी। अब हुक्म की पैरवी करना उस पर फर्ज था, सो वो उठकर गया। जब नसीम बेगम वहां पहुंची तो वो वहां से जा चुका था। सिर्फ हीरा वहां मौजूद थी। माँ की ममता जोश में आई। उन्होंने बिहा से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। माँ का लमस पाकर उसने आंखें खोलिया। वो कदरे बेहतर थी। क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी तबीयत खराब थी तो मुझे बताती, मुझे फोन कर लेना था, मैं वापस आ जाती। अम्मी को क्या बताऊं? बाबा का चेहरे पे तनाव बढ़ा। अच्छा, इसकी मामा और बहन घर नहीं थी ना, आई थिंक वो कहीं फंक्शन पे गई है। ठीक है। वो फिर से रो दी। नहीं, मुझ में हौसला नहीं कि मैं बता सकूं। उसने आंखें मोनी। यूं ही आंखें बंद किए उसने कहना शुरू किया। अम्मी, वो बाबा का एक्सीडेंट हो गया। वो बाबा की डेड बॉडी सिटी हॉस्पिटल में है। अल्फाज लबों पे टूटे। बाबा के एक्सीडेंट? अभी है ये तुम क्या कह रही हो? उन्होंने इसे बुलाया, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसा स्ट्रेस की वजह से हुआ था। इन्हें लगा आसमान उनके सर पे आ गिरा है। अल्लाह, ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल ये सब मानने से इनकारी है। इन्हें हवास बाख्ता होते देखकर हीरा उनकी तरफ बढ़ी। आंटी, हौसला रखें। इसे उनकी हालत पे तरस आया। उन्होंने हीरा को साथ दिया और रिसेप्शन पे आ गई। उस इलाके में बाहर सिटी हॉस्पिटल वही था जहां वो इस वक्त मौजूद थे। काफी देर रिसेप्शन देखती रही, लेकिन अख्तर नामी साहब किसी डेड बॉडी का रिकॉर्ड वहां मौजूद नहीं था। जहन ने एक और हल दिया। नसीम बेगम ने मोबाइल निकाला, अख्तर साहब को कॉल मिलाई। कॉल पहले बेल पे ही रिसीव कर ली कि जी बेगम, क्या बात है? अख्तर साहब की आवाज सुनकर नसीम बेगम की जान में जान आई। आप ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? उन्होंने जब्त करते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ। आप वापस कब आ रही हैं? परसों दोपहर तक आ जाऊंगा। बच्चियां ठीक है ना? हाँ ठीक है। कार पे कुछ भी कहने से अबिया के बाबा मजीद परेशान हो रही है, उन्हें नाम बताना ही बेहतर है। बाद में कॉल करता हूँ। उन्होंने खुदाफिज कहकर फोन रख दिया। वो नसीम बेगम शुक्राने के नफर अदा करने चली गई। 2 दिन बाद वो घर आ चुकी थी, लेकिन ना किसी से बात करती ना कुछ। अभी भी वो खामोश बेड पे लेटी छत को घूर रही थी। दरवाजा खुला, नसीम बेगम के हाथ में चाय का मग था। अबिया चलो उठो, तुम्हें वो अभी लेटी थी, फिक्रमंदी से कहा गया। वो बेड पे उसके पास आकर बैठी। क्या सोच रही हो मेरी चंदा? अम्मी ने पूछा। अम्मी वो बाबा, अल्फाज लबों में दर्द तोड़ गए। एक तो तुम बाप बेटी बिना नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। आ जाएंगे तुम्हारे बाबा, चलो उठो भी। वो गोया हुई। कब आएंगे बाबा? आवाज कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। सुबह कह रहे थे कि कल तो आ जाऊंगा। बाबा ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आप तुम बेफिक्र हो। आपकी बाबा से अभी बात हुई है क्या? हाँ थोड़ी देर पहले हुई है। इसका उसका ज़हन कुछ भी समझने से कासिर था। क्या हुआ है बिया? वो बिया की सूजी आंखें देखकर परेशान होगी। कुछ नहीं, अम्मी रात भर नींद नहीं आई, मुझे नींद आ रही है। उन्होंने मुंह पे कंबल ले लिया। हाँ आज मैं देखे तुम्हारे बाबा के दोस्त की फैमिली आ रही है, तैयार हो जाना। वो हर बात को पस से पुश डाल के सो गई। उसकी आंख जोर की जान से खुली। इस तरबी भी बारी था। मैं परसों रात बस स्टैंड पे थी, फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची वो सब याद रही थी, लेकिन उसे अभी ये याद ना आया कि किसने उसे वहां देखा था। अम्मी क्या आपको पता है कि मुझे हॉस्पिटल कौन लेके गया था? हाँ चंदा, जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हीरा नामी की लड़की तुम्हारे पास मौजूद थी। उसी ने बताया कि उसके दोस्त ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उसने दिमाग पे जोर डाला। वहां एक लड़की, हाँ एक लड़की वहां थी। मतलब किसी लड़के ने मुझे बस स्टैंड पे बेहोश देखा था, पता नहीं वो कौन था। रात की इस पहर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गया। अगर अल्लाह जी आप उसे ना भेजते तो मेरा क्या होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जी, काश मैं उसका भी शुक्र अदा कर सकूं। वो वजू करके आई, फिर नमाज अदा की और कुरान को लेके बैठ गई। शेर मेरा फोन उठाओ प्लीज। वो बार शहीर को कॉल करी थी, लेकिन आगे से नंबर बंद था। सुबह शहीर का मैसेज आया था। जोया मैं मजीद इस रिश्ते को नहीं निभा सकता, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तनगाना मैं हर बात के लिए माफी चाहता हूँ। वो कभी ऐसा तो नहीं था, मोहब्बत के दावे करने वाले यूं ही राह में तनहा छोड़ जाएगा। उसका जब टूट रहा था। वो काफी देर तक रोती रही। शीर मुझे एक दफा बताओ थे तुमने ऐसा क्यों किया? एक इंसान जिससे इसने मोहब्बत की थी वो इससे खुद ही दूर चला गया। वो इससे खुद ही दूर चला गया और वो रोक तक ना पाई। मेरी गलती है तो मैं माफी मांग लूंगी, इसे मना लूंगी, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा तो ना करे। शीर प्लीज फोन उठाओ। वो सिस्कियां लेती हुई इल्तजा करती थी। जया बाहर आओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। उसके भाई मोहसिन ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वो दरवाजा खोलकर खुद ही अंदर चला आया। कमरे की हालत बहुत बुरी थी, हर चीज बिखरी थी। बेड से टेक लगाए वो आंखें बंद किए बैठी थी। जोया ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? जोया वो इसके पास गया और उसने उसका हाथ हिलाया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं था। उसने देखा कि वो बेहोश हो चुकी थी। जोया अपनी फैमिली में इकलौती और छोटी है, वैसे सबकी लाड़ी थी। बाबा के लाड प्यार दौलत ने उसे हर आसाइश दी थी। अम्मी देखें जोया को क्या हुआ। मोहसिन उसे बेसुध देखकर चलाया। अम्मी भागती हुई आई। दोनों ने इसे बेड पे लटाया और पानी के छींटे मारे, लेकिन वो इसी तरह पड़ी रही। जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया। दोनों इसके सहारे फिक्रमंद खड़े थे। डॉक्टर्स के मुताबिक बीपी और शुगर लेवल ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से वो बेहोश होगी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मुसलसल रोते हुए अल्लाह से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। जोया क्या हुआ है? मोहसिन ने फिक्रमंदी से पूछा। अभी अम्मी कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने आज तक सब कुछ मोहसिन से शेयर किया था। अभी वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहा था। भाई वो शहीर, आंसू टप टप गिरने लगी। क्या हुआ शहीर को? उसने इस्तफार किया। उसने मुझे छोड़ दिया। रात का दर्द फिर से मेरे जिस्म में खून की तरह रात का दर्द फिर से जिसमें खून की तरह गर्दिश करने लग गया। मेरी गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है, उसने मजाक किया होगा तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ शहीर बहुत अच्छा लड़का है, मैं खुद उससे बात करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मोहसिन ने चल दी। वो छत को घुरी थी। यही तो मैं कहती हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो वक्त सोच कर रह गई। कमरे में अंधेरा था। माँ की गोद में सर रखे वो रो रहा था। मैंने आज तक अपने बेटे को इतना टूटते नहीं देखा। वो फिक्रमंदी से सोच रही थी। क्या हुआ है? बिलाखिर उन्होंने पूछ लिया। मामा वो लड़की जिसका मैंने आपको बताया था, कल रात वो बस स्टैंड पे बेहोश पड़ी थी। उसकी तबीयत भी इस कदर खराब थी। मेहरा के साथ वो हॉस्पिटल ले गया। वो इन्हें छोटे बच्चे की तरह अपनी परेशानी बता रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है मामा, वो बहुत मासूम है। उसकी आंखें, मम्मा मुझे इनसे बेपनाह मोहब्बत है। उसने इकरार किया। जो इसके अंदर के सारे राज कह रही होती हैं, तो मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसे समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है वो बहुत अकेली है, मैं उसे थामना चाहता हूँ, उसका हमदर्द बनना चाहता हूँ। कल रात वो क्यों इतना रो रही थी? मैं उसके आंसुओं को उससे दूर करना चाहता हूँ। वो बताता गया। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं इस लड़की से मिल लेती हूँ, उसे खुश करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहती है, वो बेवस्था। और फिर तुम भी इससे इसके कदर मोहब्बत करते हो। उन्हें हैरत हुई और वो खड़ा हो गया। मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है। जाते जाते उसने बस यही कहा, देखो ना तुम्हारी वजह से मेरी हर सांस अजियत में है। तुम मिल जाओगी तो सुकून आ जाएगा, नहीं मिलोगी तो तुम्हें खुश रहने की दुआ करूंगा, तुम्हारे खुश रहने की दुआ करूंगा। दुआ ज़हन में रोशनियां उभरी उभरी। हाँ हाँ, मैं उसके लिए दुआ तो कर ही सकता हूँ। आसान हल मिल गया। वो वज़ू करके और जानमत बिठाकर अपने रब के हुज़ूर खड़ा हो गया। उसने कभी नमाजें भी नहीं पढ़ी और आज नमाज में वो अल्लाह के इतने पास खड़ा था। वो अक्सर मामा को नमाज पढ़ते हुए देखता था, लेकिन आज वो एक लड़की की वजह से अल्लाह के आगे सजदा रेज हुआ, दुआ के लिए हाथ उठाए। पता नहीं अल्लाह अब मुझे खुद गर्ज कहे या कुछ और, लेकिन मैं क्या करूं?
वो लड़की मुझे खुद से बढ़कर अजीज होगी, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं आपसे उसकी खुशी का सवाल करता हूँ, प्लीज आंसर टूट कर गिरे। वो सजदे में गिर गया, जहाँ सुकून था वो मुतमिन हो गया। अब सब ठीक होगा। वो उठा और आकर सो गया। हीरा की मदद से वो अबिहा का नंबर ले चुका था। बार बार नंबर डायल करता और फिर मिटा देता। क्या करूं, वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मुझे तो इसका नाम भी नहीं मालूम, फिर मैं इसे क्या कहूंगा। बस हाल ही तो पूछने दिल ने दुहाई दी। आखिरकार वो मान गया और नंबर डायल कर लिया। नीला बेगम को तो अबिहा बहुत पसंद है। अख्तर यहाँ होता तो और भी अच्छा होता। हसन साहब ने कहा, भाई साहब जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाए, वो कल तक आ जाएंगे। अबिहा सर झुकाए दुनिया जहां से बेखबर अपनी सोचों में खोई थी। वो तो कल रात ही में अटकी हुई थी, ना किसी की तरफ मुतवज्जो थी। जैसे उसका दिल हर तरह की खुशी से स्टार्ट हो गया था। मेहमानों के जाने के बाद कमरे में आ गई, क्योंकि फोन काफी देर से वक्फे से बज रहा था। आंखें मूंदे वो बेड से सर टिकाए बैठी थी। आंसू रुखसारों पर बह निकले। बाबा आप जल्दी आ जाएं, वो बाबा को देखना चाहती थी। फोन फिर बजा। उसने आंसू पूछे। नंबर क्या शनासा था। जी अस्सलाम वालेकुम। नम आवाज गूंजी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, अंदाज सवालिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। वो शायद बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए सिर्फ मुख्तसर जवाब दिया। फोन काट दिया। वो मोबाइल की स्क्रीन को देखा, फिर सब कुछ बुलाकर सो गई। मेडिसिन की वजह से उसे ज्यादा नींद आ रही थी। बालकोनी में फाइल्स बिखेरे बैठा था। मामा को देखकर फाइल्स को समेटने लग गया। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। उन्होंने काफी से बड़ा मग इस्ताब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अच्छा क्या है उसे दसूंगा। मैं और तुम्हारे बाबा आज तुम्हारा रिश्ता देख के पक्का भी कराए हैं। वो है ना गुड न्यूज। उन्हें तस्दीक चाहिए। मामा आप खुश हैं, उसने पूछा। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो, आप खुश हैं तो फिर ये सोचने मैं भी बहुत खुश हूँ। अख्तर साहब की बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है। आजकल लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ, उन्होंने तारीफ की। अच्छा ठीक है। वो सर नीचे किया, मुस्कुराया। किधर जा रही हैं। अनीला बेगम उठ के जाने लगी। जब इताब ने पूछा। कमरे में मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तुम्हें बिहा की तस्वीर दिखानी है। मम्मा रहने दें, मुझे बिल्कुल भी नहीं देखनी, प्लीज मुझे आपकी चॉइस पे भरोसा है। अच्छा ठीक है, नहीं दिखाती, ये कहकर वो चलेगी। अहमद अरफान मान उनका क्लास फेलो था, वो बाकियों सा नहीं था। लड़कियों की इज्जत करना उसे बखूबी आता था। उसमें असल बात उसकी तरबियत की थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मानून पढ़ाई में होशियार और अहमद की इसकी काम में खूब मदद करती थी। अहमद भी मानून के साथ कदम ब कदम खड़ा रहता। वो रोजाना अपना फर्ज समझ के छुट्टी के बाद उसे कॉलेज से स्टॉप तक पैदल छोड़ने आता था। काफी देर मग लब्बों से लगाए सामने बैठी फरख कॉलेज की दोस्त को मुसलसल देख रहा था, और फरख हमेशा की तरह नॉन स्टॉप बोल लेते हुए अपनी सारी कहानियों से सुना रही थी। लड़की कितना बोलती हो तुम, बस करो अब प्लीज। इताब ने हाथ छोड़े। जाहिर सी बात है, जब तुमने मुंह में घुंघरू डाले होंगे फिर तो मुझे ही बोलना पड़ेगा ना। फरख ने मुंह बनाया। आप क्या देख रहे हो, इसकी नजरों से देख रहा हूँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, मुस्कुराया। और तुम कितने दो नंबर कमीने हो, दांत पीस रह के। हाँ ना, मुझे भी यही लगता है। वैसे तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। इताब ने उसे तंग करने की कोई कसर ना छोड़ी। इताब अब अगर तुमने कोई चवल मारी तो तुम्हारी बतीसी मेरे हाथों में टूटेगी, शानजे ने वार्निंग दी। माई लेडी इतना गुस्सा, वैसे तुम गुस्से में और भी हंसने लगती। इताब ने आंख मारी। अल्लाह अल्लाह, इस पागल लड़के का क्या होगा, वो चिल्लाई। मुझे तो इस लड़की के हाल पर तरस आ रहा है जो इस कमीने को जी लेगी, शानजे ने दुहाई दी। फिर तो तुम्हें खुद पे तरस खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही जिलोगी, मुझे किसी और के बस की बात नहीं। इसे छेड़ा था। ये मेरे हाथ में अंगूठी देख रहे हो, ये मेरी मंगनी की है। शानजे ने याद हानि कराई। क्या यार, हर बार तो दिखाती हुई एक ही बोरिंग डिजाइन। वो बताया। शरोज को कोई अच्छा सा डिजाइन नहीं था मिला क्या। जनाब ये मेरी अपनी पसंद की, उसने बताया, और यकीनन तुम्हारी पसंद बहुत बुरी है। मैं मत भूलो मेरी पसंद तुम भी हो, वो खिलखिलाकर मुस्कुराई। फिर तो तुम्हारी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, ताप को हथियार डालने पड़े। तुम जानती हो, बस तुम्हारे साथ ही इतना फ्रैंक हूँ, आए दिन तुम ही पे ही लाइनें मारता हूँ। डिम्पल गहरा हुआ, हालांकि मुझे किसी और से बात करने से कोई गर्ज नहीं। किताब ने इतराफ किया। मैं तो चाहती हूँ मेरा दोस्त बस हंसता मुस्कुराता रहे। शान ने किताब को खुश रहने की दुआ दी। अच्छा सुनो, मामा ने लड़की देख के फाइनल कर दी है, इसने काफी का गुण लेते हुए कहा। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज यार, वो खुश हुई। वाकई खबर तो अच्छी है। वो काफी पेट झुका हुआ था। फिर तुम सेहरा बांधने के लिए तैयार हो जाओ। शान ने उसका कंधा थिपथपाया। उसका नाम क्या है। नाम तो मुझे याद नहीं, उसने दिमाग पे जोर दिया। नीली गहरी आंखों में खामोशी वाज़ा थी। कुछ देर बाद वो अलविदा कहकर चली गई, और वो वहीं बैठा खिड़की के उस पार के मंजर को देखता रहा। कुरान का सबक दोहराकर वो बालकोनी में खड़ी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वो बार बार दुपट्टा सर पे लेती, लेकिन कोशिश नाकाम थी। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उस पर भरोसा करने वाले अपना दर्द सिर्फ अल्लाह ही से कहते हैं। मैम सामिया की बात जहन में घूमी। मैम सामिया ठीक कहती है, मेरा रब ही मेरे दर्द को जानता है, वो ही इसे कम कर सकता है। उसने निगाह आसमान की तरफ उठाई। आपसे मैं आपसे मैं कुछ ना भी कहूं तब भी सब जानते हैं मेरी जात की, मेरे वजूद की अजियत। अल्लाह जी देखे ना, मुझे दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश ऐसा कुछ हुआ ही ना होता। आप जानते हो क्या है मेरे लिए, बाबा के बगैर ये जिंदगी उदास लगती है। वो कब आएंगे, वो हिचके लिए रो रही थी। जोया
ज़ोया भी तो कॉल रिसीव नहीं कर रही मेरी, मैं क्या करूँ? अब बिहा अम्मी ने आवाज़ दी, आंसू साफ किए वो दुपट्टा सही करके वो हॉल में चली गई। जी अम्मी आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो अपना मोबाइल ला ज़रा मुझे शुफ्ता आपा से बात करनी है। उसने मोबाइल अम्मी को ला के दिया और वहीं हॉल में